नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 18 जनवरी 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले विषय की चर्चा कर लेते हैं। आज के सत्र के विषय क्या हैं? तो पहला है अपेक्षाकृत कम स्पष्ट 2022 में भारत के ध्येय या लक्ष्य। यानी 2022 में भारत के लिए कह सकते हैं उतने उज्जवल नहीं है। यानी ऐसे जोखिम हैं जो घरेलू और भू राजनीतिक दोनों हो सकते हैं, और इसमें हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दूसरा है भारत में पशुधन खेती, यानी किसानों के लिए यह कितनी लाभप्रद है, और इसके साथ साथ पशुधन खेती में के समक्ष जो आने वाली चुनौतियां हैं उनकी समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और तीसरा टॉपिक है लिथुआनिया और चीन के मध्य तनाव। उसी से संदर्भित यह लेख है जिसमें यूरोपीय संघ मध्यस्थता कर रहा है। यूरोपीय संघ के समक्ष क्या मजबूरियां हैं, उन बातों की भी चर्चा करेंगे, और इसमें भारत के निहितार्थ क्या हैं, इनकी भी चर्चा करते हुए आगे की राह क्या होगी, इन सब बारे में चर्चा करेंगे। और चौथा टॉपिक होगा महत्वाकांक्षी सिल्वर लाइन परियोजना, यानी केरल में एक एकीकृत सहयोग की आवश्यकता है। इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित क्या चिंताएं हैं, पर्यावरणीय चिंताएं या वित्त संबंधी चिंताएं, इन सभी की चर्चा करेंगे। और अंतिम टॉपिक होगा भारत नेपाल संबंधों को क्या फिर से रीसेट करने की आवश्यकता है। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जो कि इन्हीं लेखों में से लिया गया है, और 2 प्रश्नों के उत्तर की संरचना की चर्चा करेंगे, जिसे आप लोग प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं। तो आइए पहले संपादकीय की चर्चा करते हैं। यह पृष्ठ संख्या 6 पर है। इसे सामान्य अध्ययन के द्वितीय पेपर यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। यानी अपेक्षाकृत कम स्पष्ट या अपेक्षाकृत उतना उज्जवल नहीं है 2022 भारत के लिए। तो ऐसे जोखिम हैं जो घरेलू और भू राजनीतिक दोनों हो सकते हैं, और नई दिल्ली को संकेतों को बारीकी से इस पे ध्यान रखना होगा, और इस पर जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भारत को सचेत रहना होगा। तो इसमें जो प्रमुख तथ्य है कि 2022 में क्या रखा है या 2022 कैसा होगा, विश्व में कैसी उथल पुथल होगी, राजनीतिक रणनीतिकारों और टिप्पणीकारों के बीच एक गहरी बहस चल रही है। इसमें यही कयास लगाया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और साथ साथ घरेलू स्तर पर भू राजनीतिक और घरेलू दोनों तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और इस साल लोकतंत्र को गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो हाल के वर्षों में जिन लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर हमले हुए हैं, वे इस साल और अधिक हमलों का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो अब ऐसे में भारत के लिए क्या व्यवस्था दिखती है? तो हमको भारत के दृष्टिकोण से देखते हुए चलना है। तो विघटनकारी के रूप में चीन, तो जिस तरह से चीन अपनी यह विस्तारवादी नीति को अंजाम दे रहा है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस वैश्विक महामारी के बीच में भी लगातार चीन अपनी दुर्भावनापूर्ण नीति को पक्ष पोषित किया, चाहे वह साउथ चाइना सी की बात हो, चाहे भारत चीन सीमा विवाद की बात हो, चाहे यूरोपीय देशों, छोटे छोटे देशों को कर्ज दे करके वहां की संप्रभुता को चुनौती देना, यह सब कार्य चीन ने किया। तो मौजूदा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसके सामने जो चुनौती है, वह सबसे बड़ी चुनौती चीन की भूमिका है, जो सबसे ज्यादा बाधित करने वाली है। क्योंकि 2020 में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 15.66 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ आज इसकी कुल संपत्ति यूएस की तुलना में अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सैन्य रूप से भी चीन कई क्षेत्रों में अमेरिकी वर्चस्व को तोड़ रहा है या चुनौती दे रहा है, जैसे हाइपरसोनिक तकनीक का वह विकास कर रहा है। चीन ने एक देश दो प्रणाली की नीति को
त्याग दिया है, जिससे हांगकांग की स्वतंत्रता छीन ली गई है और यह अब ताइवान को भी धमकी दे रहा है। ताइवान और लिथुआनिया और चीन के बीच जो विवाद है वो ताइवान को लेकर के ही हो रहा है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं कि 2022 में बहुत अच्छा नहीं जाएगा। इसी तरह से रूस यूक्रेन संघर्ष भी, जो कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसके बारे में खूब चर्चा की है, जिसमें जेनेवा वार्ता भी अगर देखा जाए तो पूर्णतः सफल नहीं सिद्ध हुई। ऐसे में युद्ध के संकेत भी दिख रहे हैं। तो इन सब बातों की वजह से 2022 में, तब ऐसे में भारत को कैसे अपने कूटनीतिक रणनीतिक प्रयासों से इस पर आगे बढ़ना होगा, तो इन सब बातों को भारत को बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी। साथ साथ तालिबान की वापसी, जो कि पिछले वर्ष ही 15 अगस्त को हो गई है, यह भी भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि तालिबान का जो झुकाव है वह पाकिस्तान की ओर अधिक है। तो पाकिस्तान में भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान सक्रिय हो गया है और एशिया के अन्य हिस्सों, विशेष रूप से कजाकिस्तान में अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत को भी सचेत रहना होगा। इसी तरह से भारत के लिए जो सीमा के मुद्दे हैं, जैसा कि हमने बताया ही कि पाकिस्तान बगल में परंपरागत विरोधी है ही, साथ साथ इधर चीन का जो LAC विवाद है, इस पर भारत को नजर रखनी होगी। इधर पाकिस्तान और सक्रिय हो जाएगा तालिबान की वापसी के बाद। हालांकि भारत अपनी विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसे में तालिबान और भारत के बीच रिश्तों में फिर से नई इबारत लिखने की कोशिश की जाएगी, तभी इन क्षेत्रों में भारत अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारत को पड़ोसी राज्यों और खासकर नेपाल के साथ और दक्षिण में भी, आपको खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी भारत को अब पूरी तरह से सचेत रहना पड़ेगा। तो कूटनीतिक रूप से 2022 में भारत उन उथल पुथल से निपटने के लिए खुद को असुरक्षित महसूस कर सकता है, जो उसके लिए रणनीतिक हित के दो क्षेत्रों, खासकर मध्य एशिया और पश्चिम एशिया, आजकल सेंट्रल एशिया और भारत के बीच हम लोग पिछले भी समाचारों में डिस्कस कर चुके हैं। तो मध्य एशिया की ओर भारत का झुकाव और पश्चिम एशिया में भी खासकर ईरान को लेकर के, जैसे सऊदी अरब में भी भारत ने जो है सैन्य अभ्यास किया। तो ऐसे में अमेरिका को देखते हुए भी इन देशों के बीच सामंजस्य स्थापित करना भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। तो आगे का रास्ता यही हो सकता है। यह कहना आसान है कि भारत और भारत की विदेश नीति को जो करने की जरूरत है वह मौजूद अंतर विरोधों को प्रबंधित करने के लिए अधिक लचीलेपन का प्रदर्शन करना है। हालांकि ज्यादातर मामलों में व्यावहारिक रूप से यह शायद ही संभव है। भारत जिस तरह के संतुलनकारी कार्य कर सकता है उसकी एक सीमा है, चाहे वह रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के संबंध में हो या काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू एक्शन एक्ट यानी काटसा के तहत वाशिंगटन से संबंधित प्रतिबंधों का जोखिम में डालना हो या अरब के बीच युद्धाभ्यास करना हो। तो इस तरह से भारत को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करते हुए भारत के नेताओं और राजनयिकों को न केवल मौजूदा खतरों का जायजा लेना चाहिए बल्कि उन जोखिमों का भी प्रबंधन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। पृष्ठ संख्या 6 पर ही है। इसको सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर में डाल सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंतर्गत पशुपालक के लिए डॉक्टर ने जो आदेश दिया, यानी ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में भारत के अधिकांश पशुधन के साथ अब एक गेम चेंजर मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों का उपयोग होगा, जिससे कि पशुधन में वृद्धि होगी। तो विवरण में 20वीं पशुधन जनगणना ने संकेत दिया है कि आज भारत में पशुधन की आबादी 537 मिलियन है। इनमें से 95.8 ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित हैं। तब ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन से संबंधित बीमारियां या अन्य समस्याएं
कैसे उसको निजात पाया जाए, इसके बारे में चर्चा करना है। तो देश के अधिकांश पशुधन क्या है, ग्रामीण और रिमोट एरियाज में है। तो पशु चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच क्या है, एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि डॉक्टर्स सब शहरों में रह रहे हैं, नगरों में रहते हैं, तो ऐसे में पशुओं से संबंधित बीमारियों का निराकरण करने में समस्याएं हो रही हैं। तो इस समस्या को कम करने के लिए सरकार ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण, जिसे LHNDC कार्यक्रम के संशोधित प्रावधानों के तहत कई उपायों की पहचान की है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों यानी MVU, जिसे कहेंगे मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स। तो इसमें क्या है कि यह घूम घूम करके यह ग्रामीण क्षेत्रों में यह जाएंगी और इससे पशुओं का उपचार आसानी से हो सकेगा। अब तक सरकार कृत्रिम गर्भाधान और पशुओं के टीकाकरण से संबंधित सेवाएं प्रदान कर रही हैं। MVU डोर स्टेप डिलीवरी मॉडल का निर्माण करेंगे, क्योंकि अधिकांश पशुपालक स्थिर अस्पतालों तक आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने देखा कि पशु चिकित्सा रोगों के लिए अपर्याप्त परीक्षण और उपचार सुविधाएं एक बड़ी चुनौती है, खासकर अब जहां जूनोटिक रोगों के मामले में भारी वृद्धि हो रही है। ऐसे में बहुत ही आवश्यक हो जाता है यह मोबाइल चिकित्सा वैन या इकाई कह सकते हैं। और इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा ही होगा कि लोग वही पारंपरिक उपचार करते हैं, जिसकी वजह से पशु हानि हो जाती है। और वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप या अप्रशिक्षित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीण भारत में काफी लोकप्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही कम शुल्क लेते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसने विशेष रूप से मवेशियों में थन की सूजन के मामले में त्रुटिपूर्ण नुस्खे के कारण एंटीबायोटिक दवाओं का अनुचित प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से उसका विपरीत प्रभाव उन जानवरों पर पड़ता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एंटीबायोटिक प्रतिरोधी प्राथमिकता वाले रोगजनकों को सूचीबद्ध किया है। बैक्टीरिया की 12 प्रजातियों और परिवारों की एक सूची जो मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है, उनको इसमें डाला गया है। MVU मॉडल रोगाणुरोधी प्रतिरोध के मुद्दे को कम करेगा और WHO की वैश्विक कार्य योजना द्वारा निर्धारित वन हेल्थ विजन के यह अनुरूप होगा। तो MK जैन समिति की रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि पशुधन किसानों को पारंपरिक कृषि किसानों की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से ऋण और पशुधन बीमा तक पहुंचने में। चूंकि अधिकांश पशुपालकों के पास प्रति परिवार 2 से 4 जानवर हैं, इसलिए उनकी पशुधन की दीर्घायु और उत्पादकता में वृद्धि ग्रामीण गरीबी को कम करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करती है। तो वर्तमान में देश भर में अनुमानित 66,000 पशु चिकित्सालय, पॉलीक्लिनिक, औषधालय और सहायता केंद्र हैं और LHNDC योजना MVU द्वारा बीमारियों या किसी भी अन्य अल्पकालीन पशु चिकित्सा स्थितियों के लिए किसान के दरवाजे पर पशु चिकित्सा निदान उपचार सुविधाएं प्रदान करके स्थिर अस्पतालों की सीमाओं से उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने का प्रयास करती हैं। और इस MVU में एक 4 पहिया वैन है, जिसमें एक पशु चिकित्सक, एक पैरा पशु चिकित्सक और एक चालक सह अटेंडेंट के लिए काम करने की जगह होती है। इसमें निदान, उपचार, मामूली सर्जरी के लिए उपकरण, जानवरों के इलाज के लिए अन्य बुनियादी आवश्यकताएं, जागरूकता पैदा करने के लिए ऑडियो विजुअल विज्ञापन और वाहन की GPS ट्रैकिंग जैसी आवश्यक चीजों के लिए भी जगह है। तो LHNDC योजना में 1 लाख पशुओं के लिए एक MVU की परिकल्पना की गई है। हालांकि उपयोग में आने वाली वैन की संख्या कठिन इलाकों वाले क्षेत्रों में अधिक हो सकती है। चूंकि भारत की लगभग 70% दूध की आपूर्ति उन किसानों से होती है जिनके पास
5 से कम जानवर हैं, लेकिन उन जानवरों के थन में होने वाली बीमारी होती है। उसकी वजह से प्रति फार्म 10 लीटर प्रतिदिन दूध की हानि होती है, यानी 300 से 350 रुपया प्रतिदिन नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से इसके कारण यह बहुत ही समस्या है, यह भी एक चुनौती है। इसके लिए भी पशु चिकित्सीय व्यवस्था आवश्यक हो जाता है। एमवीयू कई राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल आदि में या तो किराए पर या राज्य के स्वामित्व के आधार पर सफलतापूर्वक चल रहे हैं और सकारात्मक परिणाम और विशेष रूप से भौगोलिक रूप से कठिन इलाकों में पहुंच में वृद्धि हुई है। और निकट भविष्य के लिए मुख्य जोर पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, रोग निगरानी और प्रशिक्षण और वास्तविक समय में रोग रिपोर्टिंग के केंद्रित उन्नयन पर होगा। तो इस तरह से इसके अतिरिक्त देश भर में एमवीयू को अपनाने से पशु चिकित्सकों और सहायकों के लिए रोजगार में वृद्धि हुई है। वैश्विक महामारी के दौरान लॉकडाउन में स्टार्टअप द्वारा नवाचारों को देखा गया, जो पशुधन किसानों और पशु चिकित्सकों के बीच वीडियो परामर्श सत्र प्रदान कर रहे थे। और साथ ही ऐसे ऐप भी हैं जो किसानों को पशुधन स्वास्थ्य और पोषण पर विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि इस प्रकार पशु स्वास्थ्य और एमवीयू के संदर्भ में निजी क्षेत्र द्वारा नवाचारों और हस्तक्षेप की काफी गुंजाइश है। इसके अलावा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के बढ़ते प्रचलन के साथ एमवीयू मॉडल निवेश पर उच्च रिटर्न उत्पन्न करने के लिए भी तैयार है। तो इस तरह से हम यही कह सकते हैं कि पशुधन उद्योग के रूप में कह सकते हैं, या जो कि किसानों की आय को दुगना करने का यह महत्वपूर्ण अवयव है। ऐसे में पशुओं के स्वास्थ्य के लिए एमवीयू बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 6 पर ही है, इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। रेड लाइंस यानी लाल रेखाएं लिथुआनिया को चीन की प्रतिक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अन्य देश समान मार्ग ना अपनाएं। तो लिथुआनिया और चीन के मध्य तनाव का कारण क्या है? दोस्तों, आप लिथुआनिया को तो जानते ही होंगे, इसकी राजधानी विल्निस है। यह एक बाल्टिक स्टेट है, यह बाल्टिक सागर है। तो ऊपर इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया है। तो यह एक यूरोप का एक छोटा सा देश है, बाल्टिक सागर के किनारे। इसकी आबादी 29 लाख से थोड़ी ही ज्यादा है। तो पिछले साल यानी नवंबर में लिथुआनिया द्वारा ताइवान के प्रतिनिधि कार्यालय की स्थापना की घोषणा के बाद ही चीन और लिथुआनिया के बीच तनाव बढ़ा। इस कार्यालय का नाम चीनी ताइपे के बजाय ताइवान के नाम पर रखा गया और यही चीन को सबसे ज्यादा चिढ़ है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ऐसे में लिथुआनिया की इस घोषणा के बाद चीन और लिथुआनिया के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए और अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया गया। तो कहीं और कार्यालयों को ताइवानी नहीं कहा जाता है, क्योंकि नई दिल्ली भी ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रों के नाम पर एक चीन नीति के कारण भारत सहित अधिकांश देशों में ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। तो चीन को नाराज नहीं करने के लिए कई देशों में ताइवान को चीनी ताइपे, इवन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी चीनी ताइपे बोलता है। तो चीन का कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और उसके पास राजनयिक पहचान नहीं है। हालांकि फिर भी ताइवान व्यापार कार्यालयों के जरिए अमेरिका, जापान समेत सभी प्रमुख देशों से अनौपचारिक संबंध रखता है। तो इन कार्यालयों को वास्तव में उसका दूतावास माना जाता है। तो चीन के दबाव के चलते ताइवान के केवल 15 देशों के साथ ही राजनयिक संबंध है, वो भी अनौपचारिक। तो अब ऐसे में यूरोपीय संघ कैसी मध्यस्थता कर रहा है? तो यूरोपीय संघ ने लिथुआनिया और चीन के बीच बिगड़ते तनाव पर खुद को एक फंसा हुआ महसूस कर रहा है। पिछले हफ्ते यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिकों ने आने वाले हफ्तों में अपेक्षित यूरोपीय संघ चीन शिखर सम्मेलन से पहले तनाव को कम करने का एक तरीका खोजने के लिए बैठक की है।
कि इस तनाव को कम करेंगे, तभी इस तरह का शिखर सम्मेलन को सकारात्मक रूप दिया जा सकेगा। तो फ्रांस में विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने कहा कि समूह ने लिथुआनिया के साथ एकजुटता व्यक्त तो की है। चूंकि लिथुआनिया भले ही छोटा देश है, लेकिन वह यूरोपीय संघ का सदस्य है और इसके साथ साथ नाटो का भी सदस्य है। तो यानी चीन को परेशान करने के लिए अमेरिका के पास एक मुद्दा और मिल गया है। हालांकि यूरोपीय संघ ने कोई ठोस कार्रवाई की घोषणा करने से इनकार किया है, क्योंकि यूरोपीय संघ की अपनी भी सीमाएं हैं। क्योंकि इस समूह के बीजिंग के साथ 828 बिलियन के वार्षिक व्यापार पर भी यूरोपीय संघ की नजर है। तो ऐसे में यूरोपीय संघ बहुत ही फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है। चूंकि चीन जिस तरह से विरोध दिखा रहा है, यूरोपीय संघ के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि चीन ने संबंधों को कम करने, अपने राजदूत को वापस बुलाने, एक प्रभावी व्यापार नाकाबंदी और विशेष रूप से यूरोपीय दबाव के कदमों से लेकर है। तो कंपनियों को लिथुआनिया से सोर्सिंग बंद करने की आवश्यकता है। हालांकि लिथुआनिया भी कई प्रकार के प्रतिबंध चीन पर लगा दिया है। अब ऐसे में भारत के क्या निहितार्थ हैं? तो लिथुआनिया चीन तनाव से परे भारत के लिए विशेष रूप से प्रमुख यही है कि यूरोपीय संघ एक प्रमुख शक्ति के रूप में चीन के साथ संबंधों को कैसे आगे बढ़ा रहा है, इस पर भारत को नजर रखनी होगी। इसके सभी बिंदुओं पर भारत को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करने की आवश्यकता है। और आगे की राह यही है कि यूरोपीय संघ ताइवान के मुद्दे पर चीन को मुख्य चिंता में लेने के लाभों और लागतों का आकलन कैसे कर रहा है। नई दिल्ली में इसे करीब से देखा जाएगा, क्योंकि यह चीन के साथ अपने स्वयं के तौर तरीकों को फिर से जांचना जारी रखता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पृष्ठ संख्या 7 पर है। इसको सामान्य अध्ययन के तृतीय पेपर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना में डाल सकते हैं। तो संदर्भ यही है कि केरल को एकजुट करने के लिए, एकीकृत करने के लिए एक ट्रेन महत्वाकांक्षी सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट गहन विश्लेषण की आवश्यकता है और यातायात को कम करने के लिए राज्य को एक एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यकता है। तो इसमें प्रमुख तथ्य यही है, ये आप देख सकते हैं, कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक यह 64,000 करोड़ रुपए की यह प्रोजेक्ट अनुमानित लागत और इसकी लंबाई 530 किलोमीटर है। यह रेलवे लाइन 11 जिलों से निकलेगी। तो इस तरह से यह 2 घंटे में महानगर कोची को राज्य के बाकी हिस्सों से और उत्तर में कासरगोड को दक्षिण में तिरुवनंतपुरम से 4 घंटे में जोड़ने का प्रस्ताव करता है, जिससे केरल के 1800 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों पर दबाव कम हो जाएगा। इस परियोजना का जो सकारात्मक है कि नई ट्रैक प्रतिदिन 80,000 लोगों को परिवहन कर सकता है और 20,000 वर्तमान यात्री कार यात्राओं को कम कर सकता है और 12 से 15% यात्री कारों की बिक्री और यातायात को यह घटा सकता है। और चूंकि केरल में वाहनों का दबाव बहुत है, वहां प्रति 1000 लोगों पर 441 वाहन हैं। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा केरल में कुल पंजीकृत वाहन 2009-19 के बीच 9.91% के अखिल भारतीय आंकड़े के मुकाबले 10.62% है। केरल में कुल 156 पंजीकृत वाहनों में से 37 लाख निजी यात्री कार हैं। अधिकांश यात्री कारें 15 वर्ष से अधिक पुरानी हैं, जिससे तीव्र प्रदूषण भी हो रहा है, इससे निजात मिलेगी। और कोरोना के दौरान भी सबसे ज्यादा कारें केरल वासियों ने ही खरीदी। तो केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक परियोजना सिल्वर लाइन राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देती है। सरकारों द्वारा गारंटीकृत सब्सिडी वाला बाहरी वित्त परिवहन बुनियादी ढांचे के अंतर को प्रभावी ढंग से पाट सकता है और वांछित परिणाम प्रदान कर सकता है। तो इसके सकारात्मक यह कह सकते हैं। और इससे संबंधित जो चिंताएं हैं, तो आलोचक मोटे तौर पर परियोजना के ऋण वित्त पोषण के बोझ का हवाला देते हैं, जो राज्य के वित्त को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। संभावित रूप से परियोजना के टूटने तक कई अन्य निवेशों पर दबाव डाल सकता है। और अन्य चिंताएं हैं कि 1200 हेक्टेयर निजी भूमि से लगभग 10,000 परिवारों के विस्थापन,
जो कि यह समस्या और हरियाली, पेड़ पौधे, जंगलों को नष्ट किया जाएगा, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन होने की भी संभावना है। पर्यावरण संबंधी चिंताएं, चूंकि पश्चिमी घाट में जैव विविधता देखने को मिलती है, यह एक तरह से देखा जाए तो डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। और केरल के पश्चिमी भाग में वृक्ष जंगल काटे जाएंगे तो उसका प्रभाव भी उस पर प्रभाव पड़ेगा। और इस तरह से दक्षिण पश्चिम मानसून पर भी, जो कि 1 जून को केरल के तट से टकराता है, अगर इन पहाड़ियों को काटा जाएगा, जंगलों को काटा जाएगा, तो इससे नुकसान हो सकता है। तो यह सब चिंताएं हैं। तो इस तरह से केरल को अब एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। केरल को शायद नागरिक सुविधाओं और निवेश परियोजनाओं को रूप में एक साथ देखे जाने वाले प्रतिस्पर्धी यातायात गलियारे के प्रस्तावों के एकीकृत क्षेत्रीय मूल्यांकन और संश्लेषण की आवश्यकता है। तभी इस परियोजना को मूर्त रूप दिया जा सकता है। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 16 पर। सामान्य अध्ययन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। फॉर ए रीसेट इन इंडिया नेपाल रिलेशंस। तो इसमें भारत नेपाल संबंधों को फिर से कायम करने की आवश्यकता है। आज तत्काल आवश्यकता है कि क्षेत्रीय राष्ट्रवाद पर बयानबाजी को रोकने और एक शांत बातचीत के लिए आधार तैयार करने की है, न कि बहस करने की। तो विवाद के जो बिंदु हैं, थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर मानचित्र आप देख सकते हैं कि भारत व नेपाल के मध्य विवाद का कारण उत्तराखंड के धारचूला, यहां पर देखिए दिख रहा होगा, तो धारचूला को लिपुलेख, यह है लिपुलेख पास, दर्रे से जोड़ती एक सड़क है। और नेपाल का कहना है कि काला पानी, यहां पर देख सकते हैं ये काला पानी है, काला पानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है। और भारत ने नेपाल से वार्ता किए बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया है। और नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया, जो उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपि लेक को अपना हिस्सा मानता है। यही विवाद के बिंदु हैं। तो क्या नेपाल से बिगड़ते रिश्ते में क्या भारत की भूमिका है? तो चूंकि भारत ने नवंबर 2019 में एक नया मानचित्र प्रकाशित किया था, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्शाया था, ऐसे में नेपाल को यह पसंद नहीं आया और रिश्तों में एक बार फिर से खटास आ गई। और इस तरह से, हालांकि भारत हमेशा पड़ोस पहले की नीति का ध्यान में रखते हुए नेपाल का ध्यान दिया, चूंकि नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का संबंध था। 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री ने यात्रा भी की थी, लेकिन 2015 में ही रिश्ते में गिरावट आई, जब भारत को पहले नेपाल में संविधान मसौदे में हस्तक्षेप करने और फिर अनौपचारिक नाकाबंदी के लिए दोषी ठहराया गया, जिसने देश के खिलाफ व्यापक असंतोष उत्पन्न किया। और इस तरह से वहां के नेताओं को अपने देश या भारत विरोधी बात करके राष्ट्रवाद के माध्यम से वह चुनाव जीतने के लिए एक, कह सकते हैं, वेपन तैयार कर दिया। तो भारत नेपाल संबंधों की पृष्ठभूमि, तो अगर इन दोनों देशों के संबंध की बात की जाए तो ये सदियों पुराने चले आ रहे हैं, चाहे वह भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंधों के कारण या हमारी विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखता है। और भारत का नेपाल के प्रति एक अलग प्रकार का लगाव है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संबंध में भी दोनों में काफी समानता देखने को मिलती है। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है और उनका निर्वाण स्थान कुशीनगर भारत में स्थित है। और 1950 में भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है, जिसे 1949 में नेपाली अधिकारियों द्वारा ब्रिटिश भारत के साथ अपने विशेष संबंधों को जारी रखने के लिए मांगा गया था। और नेपाली अधिकारी के लिए एक खुली सीमा और सीमा पर काम करने के अधिकार प्रदान करता है। तो इस तरह से भारत और नेपाल के बीच यह संबंधों की पृष्ठभूमि, या कह सकते हैं दोनों के मध्य यह जो मित्रता संधि थी 1950 में, यह द्विपक्षीय संबंधी, जिसका उद्देश्य दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच घनिष्ठ रणनीतिक संबंध को स्थापित करना है।
और यह संधि दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही और रक्षा व विदेश मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग की अनुमति देता है। तो नेपाली राष्ट्रवाद अप्रैल 2020 तक श्री ओली की घरेलू राजनीतिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी। ऐसे में मई 2020 में भारत द्वारा यह घोषणा करते ही नेपाल में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का एक मुद्दा मिल गया। क्यों? क्योंकि काला पानी विवाद की फिर से शुरुआत जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को 80 किलोमीटर लंबी सड़क का आभासी उद्घाटन किया और श्री ओली को एक राजनीतिक जीवन रेखा प्रदान कर दिया। श्री ओली इससे पहले 2017 में भी अपनी नेपाली राष्ट्रवाद कार्ड दिखाकर चुनाव जीता था, जिसका दूसरा पहलू क्या है? भारत विरोधी है। यह कोई नई घटना नहीं है, बल्कि हाल के वर्षों में और अधिक स्पष्ट हो गई है। तो गर्बयांग के उत्तर पश्चिम में लिम्पियाधुरा से निकलने वाली काली नदी को दर्शाने वाले पुराने ब्रिटिश सर्वेक्षण पर आधारित नेपाल का एक नया नक्शा संसद द्वारा अपनाया गया और 20 मई को अधिसूचित किया गया और नया संरेखण नेपाली क्षेत्र में 335 वर्ग किलोमीटर जोड़ता है और वह क्षेत्र जो लगभग 170 वर्षों से नेपाली मानचित्र में कभी परिलक्षित नहीं हुआ था। और यह भारत को नेपाल के साथ सीमा विरासत में मिली थी, जिसकी स्थापना 1816 में सुगौली की संधि में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ही हुई थी। तो इस तरह से काली नदी सीमा का गठन किया गया था और इसका पूर्व क्षेत्र नेपाल में था। विवाद काली नदी की उत्पत्ति से संबंधित था, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की धारचूला तहसील के गर्बयांग गांव के पास काला पानी से उत्तर पूर्व और लिम्पियाधुरा से उत्तर पश्चिम से आने वाली विभिन्न धाराओं का संगम है। तो यह जो है महत्वपूर्ण हो जाता है और यह मुद्दा नेपाल में चुनाव में कार्य करता है। तो इस तरह से बुनियादी बातों को फिर से लिखने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता क्षेत्रीय राष्ट्रवाद पर बयानबाजी को रोकने की है, एक शांत बातचीत के लिए आधार तैयार करने की है, जहां दोनों पक्षों को संवेदनशीलता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, वो चाहे भारत हो चाहे नेपाल हो। और वर्तमान परिदृश्य में नेपाल का चीन की ओर जो झुकाव है, चीन का जो निवेश है, भारत की चमक को फीका कर रहा है। लिहाजा भारत को अपने कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए संबंधों को फिर से रीसेट करने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की ओर। तो इसमें बेहतर आपसी संबंध सुनिश्चित करना भारत और नेपाल दोनों देशों के हित में है और अपने हिमालयी पड़ोसी के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए जा सकने वाले कुछ राजनयिक उपायों का सुझाव दीजिए। तो हाल के वर्षों में दोनों देशों के मध्य रिश्तों में खटास की थोड़ी सी चर्चा करते हुए संक्षिप्त में यह बताएं कि बेहतर आपसी संबंध सुनिश्चित करना भारत और नेपाल दोनों के हित में है। और मुख्य भाग में भारत और नेपाल के बीच जो विवाद के बिंदु हैं और संबंधों की पृष्ठभूमि को भी बताना आवश्यक है और इसमें सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को भी बताना है। और अंत में निष्कर्षतः यही कहना है कि आज तत्काल आवश्यकता है कि क्षेत्रीय राष्ट्रवाद पर बयानबाजी को रोका जाए और एक शांति स्थापित किया जाए और दोनों देश के बीच संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करने की आवश्यकता है। और दूसरा प्रश्न है, पशुधन खेती में भारत में किसानों के तनाव को कम करने की क्षमता मौजूद है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो निश्चित रूप से यहां पर लेखक सहमत होना चाहिए। और भारत में पशुपालकों की सहायता के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इन सब बातों का जिक्र हमने किया है। तो पशुधन खेती क्या है या किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा करते हुए आपको मुख्य भाग में प्रवेश करना है और इसके साथ साथ पशुधन जनगणना की भी चर्चा करें। साथ में पशुधन के क्रियान्वयन के समक्ष जो चुनौतियां हैं, यानी पशुधन में यानी पशु के रोगों की समस्या, पशु के जो कह सकते हैं ग्रामीण में 95% पशुधन जो पाया जा रहा है, तो उसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं, उसके द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा आपको करना है और अंत में संक्षेप में उत्तर का निष्कर्ष लिखना है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी यह अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।